हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग पेडागोगी के कुछ अहम सवालात जो कि हिंदी में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपको सीटेट के इम्तिहान में बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेहनत पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि आपकी जमात के कुछ तालिब इल्म सड़क को सरक बोलते हैं, इसकी मुमकिन वजह क्या है? कोई भी बच्चा अगर सड़क को सरक बोल रहा है तो रीज़न क्या है? क्या उसमें लापरवाही की वजह से ऐसा कर रहा है, या फिर उनकी मादरी ज़बान का इस्तेमाल ही वैसा है, या फिर उन्हें उर्दू नहीं आ रही है, या फिर सुनने में उसे परेशानी है? तो अगर कोई भी बच्चा सड़क को सरक बोल रहा है तो मुमकिन है कि उसके घर पे ऐसे ही बोला जा रहा हो, यानी कि सड़क को सरक बोला जा रहा हो और उसने वैसा ही सीख लिया, यानी कि उसकी मादरी ज़बान में वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है। र को र बोला जा रहा है। जैसे बिहार वगैरह में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती है, वो लोग घोड़ा को घोड़ा, सड़क को सड़क कहते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे मादरी ज़बान में उनके र को र बोला जा रहा है। यही वजह है कि कुछ तालिब इल्म सड़क को सड़क बोल रहे हैं। तो जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये कि नासिरा पढ़ते वक्त कई बार अटकती है, उसे पढ़ने में मुश्किल होती है, उसकी परेशानी ख़ास तौर से किससे ताल्लुक़ रखती है? कोई भी बच्ची को अगर पढ़ने में दिक्कत है तो वो क्या है? क्या उसे पढ़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है इसलिए वो अटकती है और उसे पढ़ने में मुश्किल आती है, या फिर उसका जो IQ है वो ख़राब है, यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि से ये बात रिलेटेड है कि वो पढ़ नहीं पाती है, या फिर डिसलेक्सिया से संबंधित है, या फिर डिसग्रेफिया से? तो दोस्तों, पठन अक्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर नासरा पढ़ने में उसको परेशानी हो रही है तो इसका मतलब क्या है? उसको पठन अक्षमता है, यानी कि डिसलेक्सिया है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्लासरूम में कुछ तालिब इल्म इमला से मुताल्लिक गलतियाँ करते हैं, यानी कि वर्तनी में गलतियाँ करते हैं। बतौर ज़बान के मुअल्लिम आप क्या करेंगे? जैसे कोई भी तालिब इल्म है जिससे कहा जा रहा है कि कलम लिखो, तो वो लिख रहा है ऐसे लिख रहा है, छोटे काफ से कलम लिख रहा है। तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे? क्या आप उसको लफ्ज़ों की सही सूरत लिखते हुए दोनों किस्मों के अल्फाज का मुशाहिदा करके फ़र्क पहचानने का मौका देंगे, या फिर उन्हें सख्त हिदायत देंगे? दोस्तों, जहाँ कहीं भी सख्ती, कठोर ये सब लफ्ज़ आ जाएं, आपको फ़ौरन उस ऑप्शन को निगेटिव मान लेना है। तीसरा ऑप्शन है कि उनकी गलतियों पर कोई तवज्जो नहीं देंगे। दोस्तों, कभी भी सीटेट बच्चों की गलती नहीं मानता है, इसलिए हम तीसरे वाले ऑप्शन को भी क्या करेंगे? कट करेंगे। चौथा ऑप्शन है कि उनसे 20 बार अल्फाज को लिखने को कहेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? रटने के लिए कहा जा रहा है, बार बार काम को करवाया जा रहा है। तो कहीं पे भी रटने की बात आए तो फ़ौरन उसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो सही जवाब है वो क्या है कि लफ्ज़ों की सही सूरत लिखते हुए बच्चों को दोनों किस्म के लफ्ज़ों का मुशाहिदा करके फ़र्क पहचानने का मौका दे। जैसे आपने बोला था कलम, उसने लिखा था ऐसे, और आप उसको सही लिखें, सही लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो आप दोनों, आपने लफ्ज़ लिख दिया, एक गलत और एक सही, आप दोनों अल्फाज बच्चों को दिखाइए। उसके बाद उसको दिखा के उसे दोनों में फ़र्क महसूस कराइए कि अब देखो ये जो छोटा काफ है, ये बड़ा काफ है, दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं ना? इसलिए ये जो बड़ा काफ वाला है वो सही है। जब आप इससे ऐसे आप दोनों अल्फाज में फ़र्क उसे महसूस कराएंगे दिखा के, तो वो धीरे धीरे जो इमला से मुताल्लिक गलतियां हैं, वर्तने से संबंधित जो त्रुटियां हैं, वो
दूर उसकी हो जाएंगी, यानी कि वो गलतियां नहीं करेगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो गया। अगला सवाल है कि मुआलजाती दर्स की कामयाबी का दारोमदार है। अगर मैं बात करूं रेमेडियल टीचिंग की, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की, तो इसकी सफलता का जो दारोमदार है वो किस पर है? क्या मुआलजाती तालीम की अशिया पर, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण के जो उपकरण हैं उन पर, या फिर ज़बान के उसूल यानी कि लैंग्वेज के जो टीचिंग मेथड्स हैं उन पर, या फिर वक्त और वक्फा पर यानी कि टाइम पीरियड हम कह सकते हैं उस पर, या फिर मुश्किल की वजूहात की सही पहचान पर। दोस्तों आपकी उपचारात्मक शिक्षण जो होगी वो कब सफल होगी? तभी तो सफल होगी जब आप पहचान लेंगे कि बच्चे में क्या परेशानी है। जब आप बच्चे की परेशानी को समझ लेंगे तभी तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए उसकी मुआलजाती तदरीस करेंगे। तो मुआलजाती दर्स की कामयाबी का दारोमदार है मुश्किल की वजूहात की सही पहचान पर। जैसे ही हम लोग सही वजूहात पहचान लेंगे कि बच्चे में किस वजह से मुश्किल आ रही है, तो उसको हम लोग उपचारात्मक शिक्षण यानी कि मुआलजाती तदरीस की वजह से उसको दूर कर लेंगे। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि दुआ, अच्छा नाम है ना दुआ, दुआ अपने हम जमात से ठीक तौर पर बात करती है, लेकिन जब वो क्लास में जवाब देती है तो वो हकलाती है। मुमकिन वजह है, कोई भी बच्ची है क्या करती है, वो अपने क्लासमेट से सही से बात करती है, लेकिन जब उसको खड़ा कराया जाता है पूरे क्लासरूम में तो वो हकलाती है। वजह क्या है? क्या वो बड़े ग्रुपों में बोलने का दबाव उसको है, यानी कि पूरे मजमा में बोलने का उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर है, या फिर क्लासरूम में हंसी की फ़िज़ा पैदा करना चाहती है, यानी कि मजाक का माहौल बनाना चाहती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या वो घर से सबक याद करके नहीं आती है? यहाँ पे देखिए बच्चे की गलती, तो जब भी सीटेड का बच्चे की गलती है तो उसको आप लोग गलत मानिए, जानबूझकर ऐसा करती है ताकि सवालात ना पूछे जाएं। यहाँ पे भी बच्चे की गलती दिखाई दे रही है तो इसको भी गलत मानिए। अगर कोई भी बच्ची जो कि दुआ है, अगर वो क्या कर रही है क्लासरूम में अपने साथी से तो सही से जवाब दे रही है, लेकिन भरे क्लासरूम में मजमा देख के वो घबरा के जवाब को नहीं दे पाती है, हकलाती है, तो ऐसा वो इसलिए हो रहा है उसके साथ क्योंकि उसके साथ मनोवैज्ञानिक प्रेशर है, मनोवैज्ञानिक दबाव है, साइकोलॉजिकल प्रेशर की ही वजह से, बड़े ग्रुप में बोलने के दबाव की वजह से वो हकला रही है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल ये कि सीमा को उर्दू ज़बान की क्लास में लिखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये परेशानी किससे ताल्लुक़ रखती है? इससे पिछले वाले सवाल में हमने पढ़ने की जो दुश्वारी से रिलेटेड सवाल किया था उसमें आंसर हमारा क्या था? उसमें हमारा डिसलेक्सिया था, यानी कि जो लिखने से रिलेटेड जो दिक्कत होती है उसको जो पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत होती है उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लिखने में सीमा को दुश्वारी हो रही है, तो लिखने से रिलेटेड जो दुश्वारी होती है, ये सवाल सन 2019 आपका जो जुलाई में इम्तिहान हुआ था उसमें पूछा गया था कि लिखने की दुश्वारी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, लिखने की दुश्वारी को डिस्ग्रेफिया कहते हैं। ठीक है, अब डिसकैलकुलिया क्या होता है इसको भी बता दूं। जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है ना, जो गणितीय विकार होता है उसको हम लोग कहते हैं डिसकैलकुलिया। फिर से सुनिए, डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने से संबंधित परेशानी होती है, डिसग्रेफिया जो होती है वो लिखने से मुताल्लिक दुश्वारी होती है, और डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है। अगला सवाल ये, तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो कौन सा है? दूसरा वाला ऑप्शन है, लिखने से संबंधित परेशानी सीमा को हो रही है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। अगला सवाल यह है कि ज़बानी इजहार के वक्त होने वाली गलतियों पर बार बार टोकने से, कोई भी बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा है और उसमें वो गलती कर रहा है, आप उसको बार बार टोक रहे हैं, तो इससे क्या होगा? क्या बच्चों की गलतियां खत्म हो जाएंगी, या फिर बच्चे की गलतियों की वजह, बच्चे अपनी गलतियों की वजह को पहचान लेंगे कि यार टीचर मुझको बार बार बता रहे हैं मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, इसको मैं ख़त्म करता हूँ? क्या ऐसा? या फिर बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगेंगे, या फिर बच्चे में खुद एतमादी बढ़ेगी? टोकने से तो खुद एतमादी बढ़ नहीं सकती,
उल्टे बच्चा हतोत्साहित होगा, डीमोटिवेट होगा। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, बच्चे गलतियां भी नहीं ख़त्म करेंगे। अगर आप ज़बानी इजहार के वक्त, मौखिक अभिव्यक्ति के वक्त बार बार बच्चे को टोकेंगे, बच्चा ये गलती तो करेगा ही, अगर बार बार टोकेंगे तो वो मौखिक अभिव्यक्ति करना ही छोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, वो खामोश होने लगेगा, सोचेगा हम कुछ बोलेंगे ही नहीं तो टीचर टोकेंगे ही नहीं, तो बच्चे खामोश होने लगते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन गलत, बल्कि तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति के वक्त बच्चे की होने वाली त्रुटियों में बार बार उनको टोकेंगे तो बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। अगला सवाल ये है कि ज़बान की दरसी किताब में सबसे अहम है एक लैंग्वेज की, अगर मैं पाठ्य पुस्तक की बात करूं भाषा की, तो सबसे ज़्यादा अहम क्या क्या खूबसूरत तस्वीर है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। क्या मश्क की कसरत, यानी कि जो आपका अभ्यास है उसको अधिकता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कागज़ का अच्छा होना, ये तो कोई खूबी हुई नहीं दरसी किताब की। ज़बान की दरसी किताब में जो सबसे अहम है वो सबक का मकसद के तहत इंतखाब, यानी कि जो हम पाठ को चूज़ करें, सेलेक्ट करें, वो उद्देश्यपूर्ण हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक पाठ्य पुस्तक में जो कि भाषा की हो। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। अगला सवाल है कि इब्तदाई सतह पर बच्चों के लिटरेचर के इंतखाब की बुनियाद क्या होनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि प्राथमिक लेवल पे बच्चों के लिए कोई साहित्य को चूज़ करें, उनके लिए कोई साहित्य पढ़ाएं, तो उसका जो इंतखाब की बुनियाद होनी चाहिए, आधार होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? क्या छोटी तसानीफ़ होना चाहिए, या फिर दिलचस्प मज़ामीन होना चाहिए, रंगीन तस्वीर, या फिर आसान जानकारी? तो दोस्तों, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जब भी हम लोग लिटरेचर बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे जो कि इंटरेस्टिंग हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए हमें दिलचस्प मज़ामीन बनाना चाहिए इब्तदाई सतह पर। आखिरी सवाल देख लेते हैं कि कौन सा सवाल बच्चे की ज़बान की अहलियत का सही से अंदाज़ा करता है, यानी कि बच्चे में जो भाषाई कौशल है उसका सही से मूल्यांकन कौन सा क्वेश्चन करेगा? पहला सवाल है, जैसे कोई लड़की बेच रही है कुछ, तो लड़की से आप पूछे लड़की क्या बेच रही हो, या फिर दूसरा सवाल आप पूछो आम कैसे हैं, तीसरा आप पूछो अगर तुम आम बेच रही हो तो इसकी कीमत कितनी लोगी और क्यों, और फिर आप चौथा सवाल पूछो आजकल आम की कीमत कितनी है। तो इन चारों सवालों में कौन सा सवाल ज़बान की अहलियत का सही अंदाज़ा लगाएगा? तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तीसरे वाले सवाल पे, तो तीसरा वाला सवाल क्या कह रहा है कि अगर तुम आम बेच रही हो तो इसकी कीमत कितनी लोगी। पहले तो कीमत पूछ रहा है और फिर साथ ही साथ उसमें पूछ रहा है कि क्यों, तो अब वो बताएगी ना कि क्यों, क्योंकि आम ये है, मैंने इतनी मेहनत से लाया है, वो सब बहुत सारी चीज़ें वो बताएगी। ठीक है, तो जब वो बताएगी तो उसकी ज़बान की अहलियत का हमें अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है, इसको तुक्का मारने का तरीका भी आप कह सकते हैं कि जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको जो बड़ा ऑप्शन दिखे ना उस पे आप लोग सही लगा देना। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए और बिल्कुल मतलब कहते हैं ना बाउंस चला जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। आप उर्दू के अलावा जैसे कि आप EVS की बात करें और मैथमेटिक्स की बात करें पेडागोगी में, तो वहाँ पे ये ट्रिक काम देती है। मैंने खुद आजमाई है कि जिसके ऑप्शन बड़े होते हैं उनके जवाब सही आम तौर से होते हैं, 100% नहीं, लेकिन तुक्का मारने का जो तरीका है अगर इस तरह से मारें तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए।